दुकान में आइटम्स पिक करते समय मेरा दिमाग रियल टाइम में वेट कैलकुलेट कर रहा था। मेरा वेट 23 केजी था, तो मेरी ट्रांसपोर्ट लिमिट भी मैक्सिमम 73 किलो ही रहेगी। अगर लिमिट क्रॉस हुई तो सिस्टम रैंडमली कोई भी चीज अर्थ पर ही छोड़ देगा और मैं किसी भी कीमत पर अपनी शॉटगन को पीछे छूटने का रिस्क नहीं ले सकता था। सेल्फ हीटिंग राइस वेट के हिसाब से बहुत बल्कि है। कैंड मीट स्पैन, हाँ मुझे इसके 10 कैन दे दो। लड़कियों के लिए थर्मल अंडरवियर बैग में डालो। तेजी से सामान पैक कर रहा था। वो हाइकिंग बैकपैक फटने की हालत तक भी भर चुका था, यहाँ तक कि मैं उसकी चैन भी बंद नहीं कर पा रहा था। साइड पॉकेट्स में 2 मैसिव टैक्टिकल्स फ्लैशलाइट भी ठूस दी। एलियन मिनरल्स की उस धुंधली रोशनी में जीने के बाद प्रॉपर लाइटिंग सब कुछ बदल देता। मैं एक हाथ से बैग उठाकर उसका वेट किया। मेरे बाइसेप्स पूरी तरह स्ट्रेन कर रहे थे। कम से कम 65 किलो तो अकेले बैग में ही है। शॉटगन और मेरे कपड़े मिलाकर लगभग 70 किलो टोटल, लिमिट के एकदम करीब। कमर पर 30 सेकंड बचे थे। पहाड़ जैसे बैकपैक को अपने कंधों पर उठाया। वजन इतना था कि मेरे पैर लगभग लड़खड़ा गए और कदम चलने में ऐसी मेहनत लग रही थी जिसे मैं कीचड़ में चल रहा हूँ। मैं टेलीपोर्ट होने के लिए एक शांत कोना ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक बार फिर उस बेहोश दुकान मालिक पर पड़ी। बूढ़ा आदमी बहुत बुरी हालत में था। एक गोली लगी थी और उसकी बॉडी के प्रेशर के बावजूद खून लगातार बह रहा था। उसका चेहरा ग्रे पड़ चुका था, कलर पूरी तरह ड्रेन हो चुका था। बिना ट्रीटमेंट के 3 से 5 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती, जबकि लूटर्स बाहर पार्टी कर रहे थे। भाई ठीक 30 सेकंड पहले इस आदमी ने मुझे लगभग मार ही डाला था। उस शॉटगन के ब्लास्ट मेरे सिर के पास से इंचों की दूरी से गुजरा था। भाई कायदे से मुझे इसे गाली देकर वहां से निकल जाना चाहिए, पर मैंने उसे वहां पड़े हुए देखा और फिर अपने कंधों पर उसके सामान से भरा बैकपैक को देखा। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारा सामान लिया है, उसके रिटर्न में मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, को पेमेंट की तरह समझ लेना। मैंने अपने दांत बीचते हुए डिसाइड किया। उसकी ही सेल्स से चुराई हुई फर्स्ट एड किट को फाड़ कर खोला। इसे हीमोस्टैटिक पाउडर का पैकेट और एक हैवी ड्यूटी कंप्रेसर बैंडेज निकाली। मैं घुटनों के बल बैठा, उसके ब्लड सोक्ड शर्ट को फाड़ कर खोला और तभी मेरे नजर की चेस्ट पॉकेट में रखे एक आईफोन पर पड़ी। बिना सोचे मैंने वो फोन अपनी पॉकेट में डाल लिया। भाई हूँ तो चोर ही। फिर मैंने उस क्लोटिंग एजेंट का पूरा पैकेट सीधा उसके वाउंड पर डाल दिया। खून के कांटेक्ट में आते ही उस पाउडर से हिस की आवाज आई। मैंने उसकी छाती पर जितनी जोर से हो सके वो बैंडेज लपेट दी, गांव पर रियल प्रेशर बन सके। हाँ, वो बूढ़ा आदमी दर्द से दांत बीच कर गुर्रा रहा था और बेहोशी से उठा नहीं। ब्लीडिंग फाइनली स्लो हो गई थी। वो जिंदा बचेगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता था कि एम्बुलेंस कितनी जल्दी आती है, पर कम से कम मैंने उसे एक फाइटिंग चांस दे दिया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम एक असूलों वाले आदमी से मिले। मैंने खड़े होते हुए अपने उस विशाल पैक की स्ट्रैप्स को एडजस्ट किया, तभी मेरी नजर छत के कॉर्नर में लगे एक सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ी, जिसकी लाल रिकॉर्डिंग लाइट भी अभी तक ब्लिंक कर रही थी। मैंने सीधा उसके लेंस में देखा, अपनी चुराई हुई टैक्टिकल वेस्ट को ठीक किया, खड़े होकर मैसिव बैकपैक को सेट किया। उस कैमरे को देखकर अपनी सबसे बड़ी रेडिएंट स्माइल दी। मिडनाइट की इस फ्री शॉपिंग के लिए शुक्रिया। दुनिया ट्विस्ट हुई। कैमरे की फीड वहीं खराब हो गई और मैं 70 किलो के अमेरिकन सर्वाइवल इक्विपमेंट और एक रेमिंगटन M870 शॉटगन के साथ अर्थ के फेस से गायब हो चुका था। 30 मिनट बाद पैसिफिक ओशन के ठीक दूसरी तरफ इंटरनेट पर एक वीडियो एक्सप्लोड हो चुका था। किसी ने उस स्टोर की सिक्योरिटी फुटेज निकाल कर अपलोड कर दी थी और वो इंस्टेंटली नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी थी। लोग वाइड हैशटैग्स यूज कर रहे थे। मिस्टी Asian man appears at NYC riot, loots gun store and vanishes into the thin air। चाइनीज कुंफू था या मैजिक? वो डॉज एकदम इंसेन था। लोग पागल हो रहे थे। ग्रेनी फुटेज में सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। एक काले बालों वाला एशियन आदमी जो हवा से अचानक प्रकट होता है, एक पॉइंट ब्लैक शॉटगन ब्लास्ट को मिलिट्री ग्रेड एक्रोबैटिक कॉम्बैक्ट रोल करके डॉज करता है और एक प्रोफेशनल एफिशिएंसी के साथ उस स्टोर से हाई वैल्यूएबल सर्वाइवल गियर लूटता है। फिर वो रुककर उस घायल दुकान मालिक की भी जान बचाता है, कैमरे की तरफ देखकर स्माइल करता है और फाइनल फ्रेम में सिंपली अपना वजूद मिटाकर गायब हो जाता है। ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई खिड़की, ना कोई एस्केप रोड, बस गायब। कमेंट सेक्शन पूरी तरह डेटोनेट हो गया था। बंदा कौन है? वो एब्सोल्यूट सैवेज था। तरह उसने शॉटगन लॉन्च की। ये पक्का मिलिट्री ट्रेंड है, कोई ऑर्डिनरी सिविलियन ऐसे मूव नहीं करता। लोग बेबुनियाद अंदाजे लगा रहे थे। कह रहा था कि ये अंडरकवर एजेंट है, कोई सीक्रेट ऑपरेटिव, कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर जो आम लोगों के बीच घूम रहा है। ब्रो, FBI ऑलरेडी इन्वॉल्व है। सर्वेलियंस सिग्नल एंड में स्क्रैम्बल हो गया, वो इफेक्टिवली वैनिश हो गया। और इस दौरान चाइना में डिवीजन 305 के हेडक्वार्टर्स का कमांड सेंटर मौत की तरह शांत था। वहां मौजूद हर एक की नजर इस बड़ी स्क्रीन पर जाम थी। तो उस वीडियो के फाइनल फ्रेम पर रुकी हुई थी, जिसमें मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा कैमरे में देख रहा था।
डिंग याओडोंग ने अपना माथा रगड़ा और एक लंबी थकान भरी सांस छोड़ी। कोई हैरानी की बात नहीं, हमने पूरे देश को ऊपर से नीचे तक ढूंढ मारा था, तो वो हमें इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो हमारे पेट्रोलिंग एरिया में ही नहीं था। उस टेलीपोर्टेशन ने उसे सीधा अब्रोड अमेरिका भेज दिया। उनके बगल में खड़े जनरल का चेहरा लोहे जैसा सख्त था, जिसमें ना चाहते हुए भी तारीफ और अविश्वास मिक्स था। ये लड़का अमेरिका में शॉपिंग करने चला गया। ली यांगडोंग ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, कम से कम उसने अपने लिए एक हथियार का इंतजाम कर लिया, एक रेमिंगटन M870, वो भी सॉलिड स्लग्स के साथ। जब तक वो किसी टीरेक्स डायनासोर से नहीं लड़ रहा है, ये गन उसके लिए बहुत काम आने वाली है। जनरल ने रियलाइज किया, जनरल हमें अपना कवरेज एरिया एक्सपेंड करना होगा। 3 दिन बाद ये सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेलेंस का मामला नहीं होगा, हमें अपने ओवरसीज रिसोर्सेज को भी मोबिलाइज करना होगा। वापस एलियन केव में एक ग्रीन लाइट फ्लैश हुई। थर्ड, मैं 70 किलो गियर के वेट के साथ सीधा केव के फ्लोर पर जाकर क्रैश हुआ। उस अचानक बदली हुई ग्रेविटी ने मेरे बैलेंस बिगाड़ दिया था। मेरे घुटने और हाथों में जोर से लगी, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरा हाथ ऑलरेडी बैकपैक के जिपर को फाड़ते हुए खोल चुका था। मेरी उंगलियां तब तक सर्च करती रही जब तक उनमें जब वो चीज नहीं मिल गई, वो कोल्ड ब्यूटीफुल स्टील बैरल। शॉटगन शेल के चैम्बर होने की आवाज पूरे गेम में एको हुई, एकदम क्लियर, क्रिप्स और वायलेंट प्रॉमिस से भरी हुई। प्लेनेट पर आने के बाद ये सबसे वंडरफुल आवाज थी जो मैंने सुनी थी। मैंने ऊपर देखा तो सूली और सुयाओ अपने कॉर्नर में मेरे तरफ भागती हुई आई। उनके चेहरे शौक और राहत से भरे हुए थे। मैंने उनकी तरफ देखा और एक बड़ी स्माइल पास की, एकदम उस बच्चे की तरह जैसे मेले में सबसे बढ़िया प्राइज मिल गया हो। लेडीज आग जलाओ, थोड़ा पानी उबालो। उस सुअर ने पिछले 3 दिनों में हमें जो भी मिजरेबल दर्द दिया है, आज रात हम वो सब उसे वापस करेंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। आज डिनर में ब्रेस्ड पिग्स नॉट बनेगा। मेरे अपीयर होते ही दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों तरफ से डाइव मार दी, वही जमीन पर गिरा दिया। वो बुरी तरह कांप रही थी और मुझसे पूरी तरह चिपक चुकी थी। 1 हफ्ते की केव की मिट्टी और गंदगी में सने होने के बावजूद वो अभी भी अनडिनाएबली ब्यूटीफुल लग रही थी। मैं अपने ऊपर कांपते हुए फील करके न्यूयॉर्क में शॉटगन ब्लास्ट को डोज करने से मेरे अंदर भरा वह सारा एड्रेनलिन धीरे धीरे ड्रेन हो गया और मेरा दिल पिघल गया। ओके ओके, रोना बंद करो। मैंने एक हाथ से सुयाओ के मैसी बाल रफल किए और दूसरे से सूली के कंधे थपथपाए। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। होटल ने मुझे अर्थ के दूसरे कोने अमेरिका में फेंक दिया। मैं घर नहीं पहुंचा था। क्या तुम अब्रॉड गए थे? सुयाओ ने अपने आंसू में सने चेहरे से पूछा। पूरी तरह हैरान थी। हाँ, मैं तुम्हारी मोम से नहीं मिल सकता था, एक गर्म खाना भी नहीं मिला। पर मैंने अपने बगल में रखे उस मैसिव हाइकिंग पैक को दिखाया, अपने चेहरे के घमंड को ना छुपाते हुए। पर तुम्हारा बड़ा भाई एक $0 शॉपिंग लूट पर गया था। उस फीड स्टोर वाली बुढ़िया औरत को तो तुम्हारे गोल्ड नेकलेस से पेमेंट मिल चुकी थी, तो इस शॉपिंग को समझ लो कि मैंने उस इन्वेस्टमेंट पर अपना इंटरेस्ट वसूल किया है। मुझे उठने में मदद करो, हम इस गेम में बहुत दिन सड़ लिए। रात हम जश्न मनाएंगे। उन्होंने मुझे उठने में मदद की। मैंने उस फूले हुए बैकपैक को खींचा और अनजिप किया। हम तीनों ने उसमें रखे सामान को देखा। मैंने एक कार्टून कैरेक्टर की तरह अपने उस मैजिक बैग से चीजें निकालना शुरू किया। तड़ा, बीफ जर्की स्टिक्स, हाई कैलोरी हाई फाइबर। एक स्टिक तुम्हें पूरा दिन एनर्जी देगी। सुयाओ की आंखें लालटेन की तरह चमक उठी। उसने एक स्टिक स्नैच की और उसे अपने दोनों हाथों में किसी खजाने की तरह पकड़ लिया। वाओ, लिन बेग बिग ब्रदर, बहुत अमेजिंग है। याओ याओ पिछले कई दिनों से सिर्फ मीट खा रही थी और बाथरूम तक नहीं जा रही थी। उसने खुशी से कहा। नेक्स्ट आइटम, कैंड मीट, कैंड वेजिटेबल्स, टोटल 10 कैंस। सब्जियां हैं, स्विस आर्मी नाइफ, स्प्लिटिंग एग्स। अब हम सच में लकड़ियां काट सकते हैं और प्रॉपरली खाना पका सकते हैं। ने एक एक करके सामान बाहर निकाला। एक आइटम जो मैं निकाल रहा था, सुयाओ वर्ल्ड की बेस्ट हाइप गर्ल बन गई थी, नॉन स्टॉप चीयरिंग कर रही थी। उसकी आंखों में पूजा करने वाले छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। यहाँ तक कि सूली जो हमेशा अपना कूल मेंटेन रखती थी, उसकी आंखें भी ब्राइट हो चुकी थी। के चेहरे पर भी स्लोली स्माइल फैलने लगी, इसे उसने छिपाने की कोशिश भी नहीं की। लिन भाई, तुम सच में बहुत इम्प्रेसिव हो, उसने स्लोली कहा। कि आंखें इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी कि लग रहा था जैसे अभी पिघल जाएगी। तुम्हें लगता है ये इम्प्रेसिव है? सबसे बेस्ट स्टफ तो अभी बैग के बॉटम में पड़ा है। मैं स्माइल करते हुए बैकपैक में अपना हाथ टीप डाल दिया। मैंने काफी एफर्ट लगाकर कपड़ों के 2 सेट्स बाहर निकाले, हाई एंड टैक्टिकल जैकेट्स और मैचिंग पैंट्स। एक ऐसी वैरायटी जिसका उस अमेरिकन स्टोर में प्राइस $1000 था। वाटर प्रूफ, विंड प्रूफ और रिमूवेबल। गर्म
गर्म पैड के साथ ठंडी नम केव में। ये इक्विपमेंट लिटरली लाइफ सेविंग है। ये कपड़े देखकर तो सूली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता था कि पिछले एक हफ्ते से उन्हीं फटे पुराने डिस्ट्रॉयड हो चुके स्कूल यूनिफॉर्म्स में रहना कितना मिजरेबल था। स्कर्ट्स इतनी छोटी थी कि पैरों को गर्म नहीं कर सकती थी और स्टॉकिंग्स इतनी बुरी तरह फट चुकी थी वो बेसिकली कचरे की तरह बन चुकी थी। मैंने उन्हें वो नए इंसुलेटेड हैवी ड्यूटी कपड़े और मैचिंग हाइकिंग बूट्स थमा दिए। दोनों लड़कियों ने उन कपड़ों को अपने सीने से लगा लिया। ये हाथ एक्साइटमेंट से लिटरली कांप रहे थे। वो उन नए कपड़ों में हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी के मारे अभी रो पड़ेंगी। मैंने बैग की साइड पॉकेट्स में हाथ डाला और एक छोटा सा ब्लैक बैग पैकेज बाहर निकाला। मैंने सुयाओ की तरफ देखा जो अभी भी बीफ जर्की देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। मैंने डिसाइड किया कि ये पैकेज शायद समझदार बहन को दूंगा। मैंने वो बैग सूली को दे दिया, तुम्हारे लिए कुछ और कपड़े। मैंने आंखें झपकाई और इंस्टिंक्टिवली उस पतले सॉफ्ट बैग को दबाया। उसने उसको खोला और अंदर झांका। बस एक झलक और इतना ही काफी था। आधे सेकंड के अंदर उसका चेहरा नॉर्मल से एब्सोल्यूट क्रिम्सन हो चुका था। वो ब्लश उसके गालों से शुरू होकर कानों तक और फिर गर्दन के नीचे तक फैल गया। उस बैग के अंदर कई इंडिविजुअली रैप्ड व्हाइट कॉटन अंडरगारमेंट्स, डिस्पोजेबल ब्रास और स्ट्रॉबेरी प्रिंट वाले अंडरवियर्स थे, एकदम गर्ल स्टाइल। तुम सच में ये सब उठा लाए? इतनी धीरे आवाज में फुसफुसाया कि मुझे मुश्किल से सुनाई दिया। वो मेरी आंखों में नहीं पा रही थी। इस चीज के बारे में उन दोनों ने कभी शिकायत नहीं की थी। वो भूख से ज्यादा उनकी हाइजीन थी। तो सफाई पसंद करने वाली लड़कियों का एक ह्यूमिड गेम में एक हफ्ते तक सेम अंडरगारमेंट्स पहने हुए चुपचाप पागल कर देता। बस बाहर निकलते वक्त ये दिख गए तो उठा लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी आवाज को एकदम कैजुअल रखते हुए कहा, ये हेल्थ रीजंस के लिए है, मैं यहाँ लंबा टाइम बिताना है। सूली ने अपने होठ चबाए और उस छोटे से बैग को अपने सीने से जोर से लगा लिया। एम्बेरस्ड थी हाँ, पर उसके अंदर की ग्रेटिट्यूड पूरी तरह जेन्युइन थी। ये आदमी, ये एनोइंग बोसी आदमी गोलियों से बचते हुए और 3 मिनट की क्लॉक से रेस करते हुए इन छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में सोच रहा था। थैंक यू। ये आवाज इतनी जेंटल और वार्म थी, बिल्कुल उस आइस क्वीन प्रिंसेस जैसी नहीं जिससे मैं 2 हफ्ते पहले मिला था। डोंट मेंशन इट। अब इस पॉइंट पर आकर हम फैमिली बन चुके हैं। मैंने खड़े होकर छत से लटके पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम पानी जमा कर रखते थे। पिछले कुछ दिनों से हम बॉटल्ड वाटर पी रहे थे, तो उस पत्थर से पकने वाले पानी का अब एक डिसेंट रिजर्व बन चुका था। जाओ और चेंज कर लो। वो पानी पीने के लिए साफ ना हो, पर खुद को साफ करने के लिए ठीक है। क्लीन अप नाउ। कपड़े पहनो और आज रात ठीक से सो। क्लीन अप वर्ड उन दोनों को किसी इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगा। दोनों लड़कियों की आंखें इमोशन से भर गई। वॉशिंग एब्सोल्यूट। पिछले कई दिनों से के सपने देख रही थी, सूखे पसीने और केव की धूल की लेयर्स के बजाय फाइनली अपनी साफ स्किन को फील करना। पर तभी सूली ने मेरी तरफ देखा और फिर उस वाइड ओपन केव की तरफ। कोई दीवार नहीं, कोई कर्टेन्स नहीं, बिल्कुल कोई प्राइवेसी नहीं। लिन भाई, क्या तुम प्लीज उस तरफ घूम सकते हो? उसका चेहरा पिंक था और आवाज इतनी सॉफ्ट थी कि लगभग फ्लटरिंग जैसी लग रही थी। हालांकि मुझे पता था उसका वो मतलब नहीं था। इतनी जरूरत तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम दोनों को सोते हुए सब कुछ ही देखा है, ने बड़बड़ाते हुए कहा। पर मैं घूमा और उनसे एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस पर पीठ दिखाकर बैठ गया। मैंने उस दुकान मालिक की जेब से चुराए हुए आईफोन निकाला। 90% बैटरी, नाइस। मैंने कैमरा ऑन किया और केव की एंट्रेंस और एयर होल्स के बाहर का एनवायरनमेंट फिल्म करना शुरू किया, ताकि अगर अगला पोर्टल मुझे वापस चाइना में ड्रॉप करे तो मैं अथॉरिटीज के लिए इस फोन को एज एविडेंस छोड़ दूंगा। मैंने घूमने की हिम्मत भी की तो सूली की आवाज मेरे पीछे से आई, जो थ्रेटनिंग साउंड करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुमने झांका तो मैं वो पूरे 5 सेकंड तक अटक गई। एक्चुअल थ्रेट सोच ही नहीं पा रही थी और फाइनली फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना पैर पटका। मेरे पीछे कपड़े उतारने की उस आवाज ने पूरे सन्नाटे को भर दिया। शांत केव में हर एक रसल और फुसफुसाहट 100 गुना ज्यादा गूंज रही थी। कपड़े का स्किन से सरकने का वो सॉफ्ट साउंड मेरे दिल के टिप पर किसी पंख की तरह गुड़गुड़ा रहा था। सिस्टर, क्या तुम मेरी पीठ साफ करने में मदद करोगी? मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। सुयाओ की सॉफ्ट और स्वीट आवाज आई। तू अपनी आवाज नीचे रखो, सूली ने क्लियरली फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा। फिर एक गीले कपड़े को पानी में डुबोने और निचोड़ने की आवाज आई और नम कपड़े का स्किन पर रगड़ने का वो क्वाइट फ्रिक्शन सुनाई दिया। अरे सिस, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं, सुयाओ ने एक छोटी सी सांस खींचते हुए कहा। बस थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं ठीक से साफ होना है। सूली की आवाज के उस कांपते हुए टोन में भी फाइनली साफ होने की खुशी का एक
धागा जुड़ा हुआ था। मैं वहां बैठा फोन से लगातार केव की एंट्रेंस फिल्म कर रहा था, एकदम प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहा था। पर मेरे पीछे से आने वाली उन आवाजों ने मेरी इमेजिनेशन को ऐसे सीन से फीड करना शुरू कर दिया जो मैं चाहकर भी स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा था। उस मिनरल लाइट के फेंट ग्लो में उनकी स्किन चमक रही थी, स्मूथ बैक पर फाइन पानी की बूंदें फिसल रही थी। भाई ये एक्चुअल टॉर्चर था, पर मैं पूरे टाइम बस हंस रहा था। कुछ इस तरह के टॉर्चर सच में बुरे होते हैं। और तभी अचानक सुयाओ की आवाज ठीक मेरे पीछे से बहुत करीब से आई। लिन बाय बिग ब्रदर। व्हाट? मेरा डैम एप्पल उछले। मैंने पीछे टर्न नहीं किया है। मैंने सिस्टर की पीठ वाइप करने में मदद कर दी है। ये आवाज एकदम शाय पर इनोसेंट थी। क्या आप चाहते हो कि हम को भी साफ करने में मदद करें? हम आपकी पीठ साफ कर देंगे, आप भी बहुत बड़े हो गए हो। मेरे दिल ने लिटरली एक एक्चुअल बीट स्किप कर दी। क्या इस लड़की को कोई आइडिया था कि वो क्या कह रही है? इडियट सुयाओ, अपना मुंह बंद रखो। सूली की टर्म से लाल चीख पूरी केम में एको हुई। ठीक है, अभी अपने कपड़े पहनो, ऐसी रिडिकुलस बातें मत करो। पर लिन भाई बिग ब्रदर इतना हार्ड वर्क करता है। इतनी जल्दी कपड़े खींचकर पहनने की और ज्यादा आवाजें आई। फिर एक लंबा पोज। सूली की आवाज फाइनली आई। ओके, अभी थोड़ी सी अनस्टेडी, तुम अब टर्न कर सकते हो। मैंने अपने सीने के अंदर मचे रायट को शांत करने के लिए कुछ सेकंड्स लिए और फिर धीरे से घूमा। जो मैंने देखा उसने मेरी सांस ही रोक ली। दोनों बहनें मैचिंग डीप रेड टैक्टिकल जैकेट्स पहने खड़ी थी। वो कपड़े उनके साइज के एक नंबर बड़े थे। गर्दन से लेकर एंकल तक पूरी तरह ढक रहे थे, सब कुछ हाइड कर रहे थे। पर एक हफ्ते से ज्यादा टाइम में ही पहली बार उनकी फ्लैशी वॉइड चेहरे प्रैक्टिकली ग्लो कर रहे थे, स्मूथ वाइट, एक नेचुरल रोजी फ्लश के साथ, जैसे तक वो धूल में छिपी हुई थी। उनके गीले बाल उनके कंधों पर खुले लटक रहे थे और उस धुंधली मिनरल ग्लो लाइट में वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी पेंटिंग से बाहर निकल आई हो। टूली अभी भी अपने दोनों हाथों से उस सीक्रेट आइटम वाले छोटे से ब्लैक बैग को जोर से पकड़े हुए थी। उसने मुझे घूरते हुए देखा तो उसकी आंखें पैनिक में इधर उधर घूमने लगी। उसका वो एम्बेरेस्ड और कुछ कहने चाहती जैसा वाला एक्सप्रेशन उसके उस डेली नींद में चलने वाले रूप से भी ज्यादा कैप्टिवेटिंग था। मैं मुस्कुराया, एक रियल वार्म स्माइल। मैंने अपने बगल की जमीन थपथपाई। मैं बात स्किप करूंगा, थोड़ी सी मिट्टी से भी किसी को नुकसान नहीं हुआ है, इसे नेचुरल आर्मर समझो। आओ नीचे बैठो, लेट्स ईट। हमें भरा हुआ पेट और फुल एनर्जी चाहिए क्योंकि डिनर के बाद हम पिग हंटिंग पर जाने वाले हैं। उन नई टैक्टिकल जैकेट्स और साफ स्किन का कंफर्ट जैसे ही फेड हुआ, उनके दिमाग पर एक नई फीलिंग्स ने कब्जा कर लिया। भूख। हम पिछले कई दिनों से रैंडम ठंडे टुकड़े खा रहे थे और एक चाइनीज स्टमक को गर्म खाना चाहिए होता है ये बिना अंदर से बस खाली खाली फील होता है। तीनों के पेट एक साथ गुड़गुड़ करने लगे। एकदम हंगर की परफेक्ट 3 पार्ट हार्मनी बज उठी। मैंने उस हाइकिंग पैक से एक छोटा सा स्टेनलेस स्टील कैंप बर्तन और सॉलिड अल्कोहल फ्यूल टेबल टैबलेट्स के एक बॉक्स निकाला। जैसे ही सुयाओ को समझ आया कि क्या होने वाला है, उसकी आंखें फैल गई। हम कुकिंग कर रहे हैं, असली खाना। मैंने कुछ फ्लैट पत्थरों को एक स्टोव की तरह स्टैक किया और सेंटर में फ्यूल ब्लॉक रख दिया। सुयाओ ने अपना सारा कंपोजर खो दिया। वो सीधा मेरे पीठ पर कूद गई, अपने दोनों हाथ मेरे गले में डालकर खुशी से चीखने लगी। वो मेरे ऊपर बाउंस कर रही थी और उस मोटी जैकेट के आर पार भी मैं उन चीजों को फील कर पा रहा था जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा ना सोचने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके पिछवाड़े पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा और उसे नीचे उतरने को कहा, वरना वो मेरा गला दबाकर मार डालेगी। खाना पकाने के लिए कोई नहीं बचेगा। टूली जो साइड से ये सब देख रही थी, उसने पूछा कि मैंने उन्हें पहले आग जलाने क्यों नहीं दी। उन सब बर्फीली रातों में वो केव के बाहर से लकड़ियां लाकर जलाना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम सब मर जाएं। मैंने पॉट में पानी डालते हुए कहा, हमारी वेंटिलेशन बहुत खराब है, यहाँ लकड़ी जलाने से पूरे केव में धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती। खाना पकाने से पहले ही हम सब मर चुके होते। अल्कोहल ब्लॉक्स एकदम क्लीन बर्न करते हैं, नो स्मोक, कम्प्लीटली कंबशन। बंद स्पेसिस के लिए एकदम सेफ है। ब्लो टॉर्च से फ्यूल को लाइट किया। एक छोटी सी ब्लू फ्लेम जिंदा उठी। उस डिम केव में उस आग की छोटी सी वार्म ग्लो ऐसी फील हुई जैसे सिविलाइजेशन वापस आ गई हो। मैं तुरंत शेफ मोड में आ गया। मीट पैम सीधा पॉट में आया। सूखी सब्जियां भी बर्तन में, सू फैमिली के किचन से लाई हुई। नमक और काली मिर्च पॉट में। और मीट स्ट्यू की उस लाजवाब खुशबू ने पूरी केव को भर दिया। हम सब केव के सबसे डीप कॉर्नर में बैठे थे ताकि उस मदरबोर्ड द्वारा बताई गई बायोलॉजिकल वॉरफेयर की सबसे सड़ी हुई बदबू से बच सके। केव के डीप कॉर्नर में हवा साफ थी और वहां रियल कुक्ड फूड की खुशबू एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में
ओवरवेलमिंग लग रही थी। तू या स्टोव के पास बैठी थी, अपने हाथों पर टिन रखे हुए उस अब बबली मीट को देख रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हो। 5 मिनट बाद मैंने आग बुझाई और उस स्टीमिंग पॉट को हमारे छोटे से सर्कल के सेंटर में रख दिया। पर एक प्रॉब्लम थी, अमेरिकन स्टोर में वेट लिमिट चक्कर में जल्दबाजी में मैं सिर्फ एक ही चम्मच उठाया था। 3 लोग हैं और स्पून एक ही है, हमें टर्न्स लेने होंगे। मैंने स्पून को पोर्ट के किनारे पर टैप करते हुए कहा, मैं सेकंड टर्न लूंगी। सुयाओ ने बिना किसी हेजिटेशन या शर्म के तुरंत कहा। मैंने एक बड़ा चंक मीट और ब्रोड उठाया, उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारी और ये होठों के पास ले गया। उसने किसी बेबी बर्ड की तरह अपना मुंह खोला और पूरा एक ही बारी में निकल गई। गरम 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 है और अच्छा भी है। इतने दिनों बाद गर्म खाना उनके पेट में जाने से मिरेकल हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने बिना स्पून साफ किए अपने हाथ पे एक बड़ा पीस उठाया और खा लिया। तीसरा पोर्शन उठाकर मैंने सूली की तरफ बढ़ाया। वो उस स्पून को घूर रही थी जो अभी उसकी बहन के मुंह में था, फिर मेरे मुंह में और अब उसके सामने था। क्या ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट किस नहीं हुई, वो भी एक चेन में? सोचते उसका चेहरा लाल हो गया। तुम दोनों पहले खाओ, मैं अभी भूखी नहीं, उसने कहना चाहा, पर ठीक उसी वक्त उसके पेट ने फुलाना शुरू कर दिया। गेम में वो आवाज किसी फोगॉन्ड की तरह गूंजी। मैंने उसे अपनी सबसे बेस्ट चिढ़ाने वाली लुक दी। प्राइड और भूख के बीच का ये बैटल बस 2 सेकंड चला और भूख जीत गई। ठीक है, एक किस होती है। उसने किसी बैटल में चार्ज करने वाले सोल्जर की तरह अपना मुंह खोला और स्पून पर अपने होठ रख दिए। गुड, मैंने स्माइल करते हुए पूछा। फिर सर नीचे करके चबाया। उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था कि शायद खून निकल आए। ये अच्छा है, मैं तुम्हारा टेस्ट है, उसने क्वाइटली मरमर। अगले ही सेकंड उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया है और उसका एक्सप्रेशन ऐसे हो गया जैसे वो चाहती हो कि केव उसे जिंदा निकल जाए। मैं जोर से हंस पड़ा और बस वही हमारा तरीका बन गया। एक स्पून 3 मुंह, मेरा टर्न, तुम्हारा टर्न और तुम्हारा टर्न। घर से करोड़ों मील दूर उस एलियन गेम में मॉन्स्टर से घिरे हुए वो सिंपल सा मेक दिस ट्रू हमारी लाइफ का सबसे डिलीशियस और अल्टीमेट मील बन गया था। तब तक पोट खाली हो गया। तब तक सुयाओ मेरे लेफ्ट में और सूली मेरे राइट में आकर बैठ चुकी थी। मेरा हाथ मेरे बगल में रखी शॉटगन पर गया और मेरी आंखें वार्म से एकदम ठंडी हो गई। पेट भर गया? मैंने पूछा। हाँ, दोनों ने सेटिस्फेक्शन और नींद भरी आवाज में एक साथ जवाब दिया। अच्छा, मैं खड़ा हुआ, रेमिंगटन उठाई और पंप रैक किया। क्लिक क्लैक, स्लग के चैम्बर होने वाली वो शार्प मेटेलिक आवाज से उस केव में एक वादे की तरह गूंजी। अब समय उस सुअर का शिकार करने का। मैं केव के फ्लोर पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया था और रेमिंगटन के कोल्ड शेड पर हाथ फेर रहा था। मैंने एम करने, फायर करने और रैक करने की लगातार प्रैक्टिस की जब तक कि मेरे मोशंस ऑकवर्ड से एकदम स्मूथ नहीं हो गए। एफपीएस गेम्स और एक्शन मूवीज की वजह से मसल मेमोरी प्रैक्टिकली प्री इंस्टॉल्ड थी, पर क्लोज रेंज पर शॉटगन चलाने के लिए प्रिसीजन नहीं, हिम्मत और क्लोज डिस्टेंस चाहिए होता है। मैंने एयर होल से बाहर देखा। एक सूरज होराइजन पर सेट हो रहा था और अंधेरा बढ़ रहा था। हंटिंग टाइम, बूम बूम। एक शेड्यूल पर जमीन हिलने लगी। वो बदला लेने वाला सुअर यहाँ आ गया था। अपना आधा दांत तुड़वाने के बाद भी वो एक फैक्ट्री वर्कर की तरह पंचुअलिटी के साथ वहां आ गई। नफरत सच में एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। पीछे जाओ, मैं फुसफुसाते हुए दोनों लड़कियों को केव में और डीप जाने का इशारा किया। ये वहां छुपते ही मैंने एक स्लो सांस ली और एंट्रेंस के ठीक बगल वाले ब्लाइंड स्पॉट में दीवार से बिल्कुल फ्लैट चिप गया। उसी वक्त फ्रेश पिग यूरिन और बढ़ती हुई लाश की बदबू ने मुझे एक दीवार की तरह हिट किया। लिक्विड की एक मैसिव स्ट्रीम जमीन पर गिरने लगी। इन्होंने जानवर एक बार फिर हमारे फ्रंट डोर को अपना टॉयलेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, एक डोमिनेंस डिस्प्ले के लिए। मैंने अपने जबड़े भींच लिए पर बिल्कुल शांत रहा। मुझे एग्जैक्ट राइट मूवमेंट का वेट करना था, जब उसका रेज रायोट खत्म हो और उसका गार्ड डाउन हो।
हैमिल्टन में 7 शेल्स लोडेड थे, पर इस सैकड़ों टन भारी क्रिएचर के सामने मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक टेरिफाइंग स्केल पर इवॉल्व हुई थी। प्रैक्टिकली मेरे पास सिर्फ एक चांस था। अगर मेरा पहला शॉट किसी एब्सोल्युटली क्रिटिकल जगह पर नहीं लगा तो वो बर्जर्क होकर हमें चल देगी या भाग जाएगी। किसी भी हाल में फेल्ड एम्बुश का मतलब था हम तीनों की मौत। मैंने गन जमीन पर रखी, जेब से 2 कॉटन बॉल निकाले और अपने कानों में ठूस लिए। एक नैरो केम में शॉटगन ब्लास्ट के साउंड वेव्स मेरे कानों को फाड़ सकते थे, मुझे बेहोश कर सकते थे। प्रिपरेशन डन। मैंने उड़कर 30 मीटर दूर पत्थरों के पीछे सिकुड़ी हुई दोनों लड़कियों को देखा, जिनकी आंसू की आंखें क्या झपकाए मुझे देख रही थी। मैंने एक इन फ्लैश की, अपनी आईब्रोज उठाई, एक फ्लाइंग किस दी। सूली ने हैरानी से पलकें झपकाई, उसका चेहरा लाल हो गया। उसको कुछ खौफ अब वार्मली बदल चुका था। वो पक्का सोच रही होगी ये इडियट अपनी जान की बाजी लगाने वाला है और अभी भी शो ऑफ कर रहा है। बाहर की आवाजें बदल गई, रैमिंग रुक गई थी, हैवी रेस्पिंग सांसें के में इको हुई थी। वो बहुत कंफ्यूज्ड थी। नॉर्मली जब वो पहाड़ पर टकरे मारती थी तो अंदर बैठे क्रीचर्स चीखते थे, पर आज सन्नाटा था और साथ ही केव से एक अनफेमिलियर डिलीशियस स्मेल आ रही थी, हमारे कुक्ड मीट की बची हुई महक। अंदर बैठे कीड़े भाग गए या मर गए, ये सोचकर वो एंशियस और पागल हो रही थी कि उसे बच्चे के कातिल उसके हाथों से निकल गए। उसने अपना विशाल सर नीचे किया और अपनी लेफ्ट आई की केव की ओपनिंग के ठीक ऊपर दबा दिया। उसका खून जैसा लाल प्यूपिल अंधेरे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इंटीरियर स्कैन करने लगा। उसने दूर कोने में उन दोनों फीमेल इंसेक्ट्स को देख लिया, और वो मेल जिसने उसके बच्चे को मारा था वो कहाँ था। उसने केव में गर्म बदबूदार हवा का स्नॉट ब्लास्ट किया और डीप झांकने की कोशिश की, और हाँ, यही वो मोमेंट था। उसके ब्लाइंड स्पॉट से एक शैडो मोशन में एक्सप्लोड हुआ। एक फ्लूइड मूवमेंट में दीवार से निकला, एक घुटने पर बैठा और मैंने शॉटगन ऊपर उठा ली। वो ब्लैक मसल एक मौत के हथियार की तरह ऊपर उठी, ठीक उसकी उस मैसिव रेड आंखों को पॉइंट करते हुए 3 मीटर से भी कम दूरी। बैरल प्रैक्टिकली उसके आई सॉकेट के अंदर था। अपने अगले जन्म में अपना ध्यान रखना। मैंने चीख कर ट्रिगर दबा दिया। बू शॉट के थंडर क्लैप की वजह से हवा में ऑरेंज मसल फ्लैश की और लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह केव की एंट्रेंस को रोशन कर दिया। इतनी करीब से उस सॉलिड लेड स्क्लज ने फास्टेटिंग काइनेटिक एनर्जी रिलीज की। वो आंख ने 3 दिन तक हमें अपनी मौत का आधा दिखाया था। वो एक वाटर बलून की तरह बर्स्ट हो गई। फ्लूइड्स हर डायरेक्शन में स्प्रे हुए। वो स्लग जीरो रेजिस्टेंस के साथ उस बर्बाद आई सॉकेट को फोड़ते हुए उसके स्कल में डीप जा घुसा। उसके ब्रेन की तरफ बीस्ट के मुंह से एक भयानक दर्द की चीख उठी पड़ी, लेकिन मैं तब भी रुका नहीं। जब कोई चीज घायल हो तो उसे पूरी तरह खत्म करना जरूरी होता है। नो हेजिटेशन, नो मर्सी। क्लिक क्लैक, मैंने पंप दोबारा रैक किया। खाली शेल हवा में घूमता हुआ बाहर गया। फिर बूम, दूसरा शॉट ठीक उसकी फटी हुई आंख के अंदर। रास्ता पहले स्लग ने बनाया था, ठीक उसके अंदर से शॉट हुआ। दिमाग में डबल टैप। उस दूसरे स्लग ने जो कुछ भी बचा था उसका सूप बना दिया था। बाहर वो 3 मंजिला ऊंचा मॉन्स्टर जिसने हमें 3 दिन तक डरा कर रखा था, ने हमें सड़ी हुई बदबू में घुटने पर मजबूर किया था। वो अपने पैरों पर की तरफ लड़खड़ाई। उसकी बॉडी अभी भी उन आखिरी सिग्नल्स पर चल रही थी जो उसके डिस्ट्रॉय हो चुके ब्रेन ने फायर किए थे। गो होम पर वो सिग्नल ऑलरेडी मर चुके थे। क्रैश, जमीन पर बुरी तरह कांप उठती जब सैकड़ों टन का वो मांस और हड्डियां का पहाड़ हमारे केव के सामने उस रॉकी क्लियरिंग में ढेर हो गया। धूल और मलबा हवा में उड़ने लगा। वो इम्पैक्ट ऐसा था जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। उसकी 6 मैसिव टांगे कुछ देर तक फड़फड़ाती रही और फिर कुछ भी नहीं, सीधा सन्नाटा। मैं अपनी पोजीशन पर डटा रहा। गन अभी भी रेज्ड थी, बैरल से धुआं निकल रहा था। अगर वो हल्का सा भी हिलती तो दोबारा फायर करने के लिए बिल्कुल रेडी था। 1 मिनट बीत गया था। मैंने अपने कानों से कॉटन निकाल लिया और फिर सुना। मैंने उस विशाल डार्क शेप वाले मोशनलेस मॉन्स्टर को वहां पड़े हुए देखा। मैंने धीरे से एक सांस छोड़ी। आज रात
आज रात हम आराम से सोएंगे। मैंने गन नीचे की और बाहर झांका। मूनलाइट में कुछ खास दिख नहीं रहा था। वो बीस्ट मर चुकी थी, पर खून की महक जंगल के दूसरे प्रेडेटर्स को एक्टिवेट कर सकती थी और वो यहाँ शिकार करने के लिए आ सकते थे। क्या मैं उस रात उस जंगल अंधेरे में और एलियन के इस प्लेनेट पर कर उस मीट को काटने का रिस्क ले सकता था? सांप और जहरीले कीड़े घूम रहे थे। नो चांस भाई, इससे अच्छा तो मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। जिस पल मैं पीछे मुड़ा, दो गर्म बॉडीज मुझ पर आ टकराई। तू यावब रो रही थी और मेरी कमर को इतनी जोर से खींच रही थी कि पीछे की तरफ एक कदम रखने पर मजबूर हुआ। जैसे वो मेरे बॉडी के अंदर घुसने के लिए पुली कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसके हाथ मेरे कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थे और वो भी कांप रही थी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी क्रीचर की आंख उड़ाते हुए देखना उन दो अल्टर्ड लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा हो गया था, जिन्होंने स्कूल ड्रामा से ज्यादा वायलेंट चीज आज तक नहीं देखी थी। ये तो उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा था। मैंने उन दोनों को पकड़ा एक को अपनी बाजू में उनकी पीठ थपथपाई। खतरा खत्म हो चुका है, अब से ये नेबरहुड हमारा है। ली ने मेरे सीने से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी और हमने कुछ बदल चुका था। प्रिंसेस प्राइड की आखिरी लेयर जो जिद्दी दीवार बनी हुई थी, वो आखिरकार पूरी तरह टूट चुकी थी। अब जो बचा था वो था प्योर अनकंडीशनल ट्रस्ट। लिन भाई, हम कल मीट ले आएंगे। आज रात बाहर जाना बहुत डेंजरस है। उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट, जेंटल और ओबीडियंट थी। कल टूया और मैं वो सब करेंगे जो तुम कहोगे। टूली की आवाज उसकी बहन की तरह एकदम स्वीट और प्यारी हो गई थी। उन दो शॉटगन ब्लास्ट ने सिर्फ एक बोर को नहीं मारा था, उन्होंने उस सबसे प्राउड लड़की को भी पूरी तरह जीत लिया था। हमने बिखरे हुए पत्थरों को वापस ढकेलकर उस एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया ताकि हवा और छोटे क्रीचर्स रात को अंदर ना आ सके। फिर हम अपने स्लीपिंग एरिया में आ गए। दोनों बहनें बिना किसी डेली हेजिटेशन के नाटक के मेरे दोनों तरफ लेट गई। जूली मेरे लेफ्ट शोल्डर पर और सुयाओ मेरे राइट पर। ये फ्रेशली वॉश्ड बाल मेरे चेहरों को छू रहे थे। उनकी हल्की महक बाढ़ के खून और बदबू को छिपा रही थी। मैंने वो आईफोन निकाला जो मैंने उस अमेरिकन शॉप ओनर से लिया था। नो पासवर्ड, कोई पासवर्ड नहीं। उस बूढ़े आदमी ने लॉक स्क्रीन तक सेट नहीं की थी। न्यूज ओपन किया, ये उम्मीद करते हुए कि इस लॉन्ग डार्क और बोरिंग एलियन रात में टाइम पास करने के लिए कुछ डाउनलोडेड मूवीज या शो मिल जाए। नो इंटरनेट, नो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे में ऑफलाइन कंटेंट वाला फोन प्योर सोने से कम नहीं था। वो छोटे छोटे सर तुरंत मेरे पास आ गए। उनके चिन्ह मेरे कंधों पर रखे थे। उनकी आंखें स्क्रीन पर किसी क्यूरियस बिल्ली के बच्चों की तरह लॉक थी। दोनों तरफ से मुझसे चिपकी हुई दो सॉफ्ट बॉडी, मेरी गर्दन पर उनकी सांसें। अगर ये अर्थ होता तो मेरे जैसा एक आम स्टूडेंट इस सिचुएशन का सपना भी नहीं देख सकता था। आंटी सू ने अपनी बेटियों के 10 मीटर करीब आने से पहले ही मेरे पैर तोड़ने के लिए बॉडीगार्ड लगा दिए होते, पर यहाँ सब कुछ अलग था। लिन बाय बिग ब्रदर, इस फोल्डर में क्या है? सू याओ ने एक वीडियो कलेक्शन की तरफ इशारा किया जिसका नाम था गुड। इसकी क्यूरियोसिटी साफ दिख रही थी। किसी की प्राइवेट चीजों में झांकना नहीं चाहिए। टू लेट, उसकी उंगली ऑलरेडी उस पर टैप कर चुकी थी। वीडियो ओपन हो गई, ऑटो प्ले क्लिक इन हो गया, इससे पहले कि हम में से कोई थंबनेल क्लियरली देख पाता। ओ यस यस, एक औरत की आवाज, एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली यूरोपियन और एक्सट्रीमली लाउड, फोन के स्पीकर से फट पड़ी, केव के बाहर आई और केव के अंदर के पत्ते टकराकर एको होने लगी। उस के गुफा की गूंज ने एक परफेक्ट सराउंड साउंड एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया था। हर एक मौन दीवारों से टकराकर और भी ज्यादा एम्पलीफाइड होकर वापस आती। सेकंड का फ्रोजन सन्नाटा। मैं फील कर सकता था कि मेरे कंधों पर रखी दोनों लड़कियां पत्थर की तरह जम चुकी थी, कंप्लीटली रिजिड। वो सांस तक नहीं ले रही थी। स्क्रीन पर दो एथलीट्स एकदम प्राइमल जंगली फॉर्म में रेसलिंग में एंगेज्ड थे। ये अलग तरह की रेसलिंग। नेक दिखने वाले सफेद दाढ़ी वाले शॉप ओनर का प्राइवेट कलेक्शन काफी इंटेंसिव वाइल्ड था। वो सुयाओ चीखी और उसने अपने हाथ ऐसे मारे कि फोन गलती से मेरे हाथ से छूट गया और वो 2 मीटर दूर हवा में उड़ता हुआ केव के फ्लोर पर फेस अप गिर गया। वो टूटा नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं टूटा। स्पीकर अब भी ठीक केव की छत को पॉइंट कर रहे थे। उस डेडिकेटेड यूरोपियन परफॉर्मेंस की आवाज उस रॉक डोम से टकराकर और भी लाउड हो रही थी। ए बी कम ऑन के बाद जो सन्नाटा छाया वो ऐसा था जो शेर शर्म के मारे के पैरों की उंगलियों को
मीन में गाड़ने पर मजबूर कर दे। टू ली ने अपना चेहरा मेरी जैकेट में इतना डीप छुपा लिया कि मुझे फिक्र होने लगी कि वो दम घुट ना जाए उसका। ये कान शर्म से इतने लाल हो गए थे कि उन्हें इमरजेंसी लाइटनिंग की तरह यूज किया जा सकता था। टू याओ अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें अंध रही थी, पर उसकी उंगलियां एम्बेरेसिंगली चौड़ी खुली हुई थी और वो कुछ रट रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं वहां बैठा था, मेरे होठ पड़क रहे थे। सोच रहा था कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया होगा जो मुझे ये मूवमेंट देखना पड़ रहा है। मैंने एक सांस छोड़ी, उठा और चला गया। फोन उठाया और किसी सर्जन के साथ उस वीडियो को बंद कर दिया, स्क्रीन लॉक कर दी। गेम में शांति वापस आ गई। मैंने किसी बड़े अथॉरिटी के साथ अपने आप को दिखाते हुए अपना गला साफ किया। लो अब सोते हैं। तभी जिंदा जीवों में, चाहे इंसान हो या जानवर, रिप्रोड्यूस करने के इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ये बायोलॉजिकल स्टडी के अंडर आता है। में शौक होने वाली कोई बात नहीं है। ये कम्प्लीटली रिडिकुलस स्टेटमेंट किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की गंभीरता के साथ डिलीवर किया और उम्मीद करते हुए कि किसी तरह ये एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, वापस लेट गए। इस बार दोनों लड़कियां परफेक्टली शांत थी, कोई हिलना डुलना नहीं, कोई बातचीत नहीं और फोन देखने की रिक्वेस्ट नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद की, दोनों तरफ से उनकी गर्म उंगलियों को फील किया और उनकी बॉडी को भी फील किया, पर मेरा दिमाग ऑलरेडी प्रैक्टिकल टर्स पर काम कर रहा था। इस सोने का अरेंजमेंट जो है अब मुझे बदलना चाहिए। हम तीनों का इस बड़े फ्लोर बेड पर सोने का लिए तो सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन करनी हुई तो, जबकि वो दोनों जुड़वा बहनें वहां बगल में लेटी सब कुछ देख रही थी, कभी काम नहीं करने वाला था। मेरे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनने लगा। तो भाई कल उस पिक को काटने के अलावा मुझे घर के कंस्ट्रक्शन की भी स्कीम और शेड्यूल करनी होगी। केव के अंदर वुडन रूम डिवाइडर्स बनाने होंगे, प्रॉपर दीवारें, कम से कम 3 बेडरूम्स और एक कॉमन एरिया। एक बार सबका अपना अपना रूम हो जाए तो देर रात चैट के लिए मैं किसके रूम में हूँ ये एंटायरली मेरा डिसीजन होगा। रात के बीच में मेरी आंख खुली। दिन की उस गन फाइट ने मेरी नसों को एज पर ला दिया था, जिससे गहरी नींद आना मुश्किल हो रहा था। एंट्रेंस ब्लॉक करने वाले पत्थरों के गैप थ्रू मैं बाहर से चबाने और हड्डियों के टूटने की आवाज सुन पा रहा था। बोन ब्रेकिंग, हड्डियों के टूटने की आवाज। बाहर कोई बहुत बड़ी चीज खा रही थी, एक्चुअली मल्टीपल चीजें, बहुत सारे बड़े बड़े जानवर। उस मरे हुई बोर के ब्लड की स्मेल ने जंगल के नाइट शिफ्ट रात के शिकारियों को एक्टिव कर दिया था। वो रात के शिकारी हमारे डोर स्टेप पर इस फ्री बफेट का मजा ले रहे थे और दावत लूट रहे थे। मैंने थोड़े ध्यान से सुना, ऐसा लग रहा था जैसे कई बड़े कार्निवोर्स जो मीट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कुछ आवाज आ रही थी, पर हमारी रॉक वॉल सॉलिड थी। जब तक कोई बुलडोजर के साइज का क्रीचर नहीं आ जाता तो ये भूखे जानवर अंदर नहीं आ सकते थे। अरे भाई जल्दी खाओ और दफा हो जाओ। मैं घूमा और मैंने दोनों लड़कियों को अपने और करीब खींच लिया था। तू याओ जो हमेशा की तरह नींद में अपना ऑटो पायलट मोड ऑन कर लेती थी, मैंने गर्मी फील की और मेरे सीने में और डीप घुसने की कोशिश में लग गई। नींद में कुछ बड़बड़ा भी रही थी, जैसे कुछ ब्रेज्ड पोर्क खाने के बारे में। फिर मेरे दिमाग में एक जेन्युइनली डिस्टर्बिंग ख्याल आया, क्या होगा अगर ये स्कैवेंजर्स उस बेबी बोर को खा रहे हों? क्या हो अगर ये स्कैवेंजर्स उस बेबी बोर को भी खा रहे हो, वहीं उस जिसे मैंने 5 बोतल कंसंट्रेटेड पेस्टिसाइड पिलाया था? क्या वो पॉइजन चेन उन्हें भी मार देगी और फिर उनके रिलेटिव्स को मेरे फ्रंट डोर पर अपने डेड फैमिली मेंबर का ढेर मिलेगा और फिर पूरा का पूरा एक साइकिल ऑफ रिवेंज दोबारा शुरू हो जाएगा? एक बदले की नेस्टिंग डॉल, जानवरों के मरने के इनफाइनाइट लूप और उनकी गुस्से वाली फैमिलीज का इन्वेस्टिगेशन करने आना। इस स्पीड से तो मेरा डोर स्टेप एक मासिव पिस्तान बन जाएगा। अरे चलो छोड़ो, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना चेहरा सूली के बालों में छुपा लिया। एयर वेंट से कभी कभी बाहर की सड़ी हुई बदबू आती थी, पर उसके कंपैरिजन में इस लड़की की महक एकदम हेवनली थी। फिर क्या, फिर मैं वापस सो गया। अगली सुबह मैं पूरे 8 घंटे बाद उठा। इस प्लेनेट पर आने के बाद ये मेरी सबसे बेस्ट स्लीप थी। एक भी सपना नहीं आया, प्योर ब्लैक रेस्ट। मैं केयरफुली सूली की टांगे उठा रहा था और साइड में रख रहा था और उसके बाद सू याओ के सर को अपने पेट से अलग कर रहा था। अब इस पॉइंट पर आकर तो ये एक मॉर्निंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन चुका था। मुझे बाथरूम जाना था, इसलिए मैं उठा था।
केव के एकदम डीप एंड में बनाए गए उस बाथरूम जोन में गया, अपनी पैंट नीचे की और उस डेजिग्नेटेड पिट में एम किया। मेरी पानी की धार मुश्किल से स्टार्ट ही हुई थी कि तभी यो कान फाड़ देने वाली सैवेज हाउल केव के एंट्रेंस के ठीक बाहर से एक्सप्लोड हुई, शायद मुश्किल से 3 मीटर दूर। वो आवाज सुबह के सन्नाटे को किसी चाकू की तरह चीर गई। मेरी बॉडी का एक एक मसल एक साथ कस गया। वो मसल भी शामिल था जो मेरी पानी की धार को कंट्रोल कर रहा था। भाई वो फ्लो इतनी वायलेंटली बंद हुआ कि मुझे लगा मैं खुद को ही इंटरनली डैमेज दे बैठूंगा। बीच में फोर्स लगाकर कट ऑफ करने का वो दर्द मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा। मैं वहां दर्द से मुंह बनाए खड़ा हुआ। मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर के ऑर्गन्स ने आपस में गठान बांध लियो। अरे अभी मुश्किल से सुबह हुई है और तू इस तरह नींद रहा है। मैंने जितनी जल्दी हो सके अपना काम फिनिश किया, अपनी पैंट ऊपर खींची, शॉटगन उठाई और कारों से बाहर झांकने के लिए एंट्रेंस की तरफ भागा। बाहर कुछ नहीं था। उस पथरीले मैदान में बस सफेद हड्डियां और बिखरे हुए रिमेन्स का एक बैटलफील्ड पड़ा था। लगता है किसी पेट भरे जानवर ने घर जाने से पहले अपना रेस्टोरेंट रिव्यू देने के लिए वो विक्ट्री रोर की थी। ले चिल्ला, बेटे किस्मत अच्छी है जो तू जल्दी भाग गया, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर गन नीचे कर दी। इन एलियन क्रिएचर्स को तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। वापस अपने स्लीपिंग एरिया में आने पर दोनों लड़कियां अभी भी कम्प्लीटली सो रही थी। खून जमा देने वाली चीख के बावजूद हिली तक नहीं थी। मदर टूअर के उस 3 दिन के फिजियोलॉजिकल टेररिज्म के बाद इनकी नसें इतनी बुरी तरह फ्राई हो चुकी थी कि इनके दिमाग ने नींद के डरावनी आवाजों को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। सेल्फ प्रिजर्वेशन थ्रू इग्नोरेंस। नींद में सूली का चेहरा इतना सॉफ्ट लग रहा था जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो कोल्ड प्राउड मास्क पूरी तरह टूट चुका था और की जगह किसी बहुत जेंटल और पीसफुल चीज ने ले ली थी। सांस लेने के साथ उसकी लंबी पलके हल्के हल्के फ्लटर हो रही थी। सू याओ का मुंह आधा खुला हुआ था और उसके होठ से मेरी जैकेट तक लार की एक पतली सी लाइन बनी हुई थी। एक ही टाइम पर अडोरेबल और डिस्गस्टिंग दोनों था। मैं उनकी गुलाबी शांत सोते हुए चेहरों को देखते हुए उनके पास बैठा। मेरे सीने में कुछ गर्म सा फील हुआ। मैंने आगे झुककर और आगे बढ़ते हुए उन दोनों के गालों पर एक फर्म गुड मॉर्निंग किस दे दी। सूली की आंखें खुली, उसने अपने गाल को छुआ, मुझे उस पर स्माइल करते हुए देखा। उसके होठ एक नींद भरी लेजी स्माइल में घूम गए। गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज नींद की वजह से हस्की थी, किसी पंख की तरह सॉफ्ट। मेरे अंदर किसी बहुत डीप चीज को ब्रश कर रही थी। मॉर्निंग, सूरज निकल आया है, सोने का टाइम हो गया है। मैंने उसके गाल पर एक प्लेफुल पिंच किया और एकदम ग्रेट मूड में उठकर कैंप स्टोव सेट करने लगा। ब्रेकफास्ट सिंपल था, 2 कैन स्वीट कॉन्गी जिसमें मैंने स्लाइस्ड बीफ के साथ पॉट में गर्म किया था। ये एक अजीब सा मीठा और नमकीन कॉम्बिनेशन था जो नॉर्मल वर्क नहीं करता, पर समहाउ उसने कर दिया। खाना पकने की खुशबू आते ही सुयाओ तुरंत उठ गई। बर्तन के पास घुटनों के बल बैठ ही गई। उबलते हुए ऐसे देख रही थी जैसे कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री देख रही हो। उसकी प्रेजेंटेशन अगली थी, पर हमने उस पोट को चाट कर पूरी तरह साफ कर दिया था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपना मुंह पूछा और नीचे रखा। अब वक्त था तैयार होने का और बिजनेस पर आने का। मैंने सूली को एक बैकपैक से निकाल कर एक शार्प हंटिंग नाइफ थमा दिया और अपने लिए स्प्लिटिंग एक्स और सिकल ले ली। वो सुअर की रानी जिसे मैंने कल रात मारा था वो आगे के टाइम के लिए हमारा फूड बनने वाली थी। रात के शिकारी ऑलरेडी उसका बहुत बड़ा हिस्सा खा चुके थे, तो इससे पहले कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए हमने बचे हुए मीट को सेव करना होगा। मैं उठा, अपने कंधों को रोल किया और जॉइंट्स क्रैक होने की सेटिस्फाइंग फीलिंग को फील किया। मेरी आंखें ब्राइट और फोकस्ड थी। आज हमारा बस एक काम है, मीट लेकर आना, उसे स्ट्रिप में काटना और सुखा कर रखना। जब तक हमारा काम खत्म हो, मैं चाहता हूँ कि इस केव की हर एक दीवार पर सूखा मीट लटका हो। 1 2 3 पुश। हम 3 ने मिलकर एक ही एंट्रेंस से बड़े पत्थरों को धकेलना शुरू किया। हम सिर्फ छोटे पत्थर ही हटा पाए, पर उतना ओपनिंग काफी थी। दिनों बाद पहली बार केव के अंदर सनलाइट बाहर पड़ी थी। इससे पहले कि मैं ताजी हवा की सांस ले पाता, बदबू की दीवार ने मुझे किसी फिजिकल फोर्स की तरह हिट किया। इमेजिन करो किसी ने दुरैन और कच्चे नाले के पानी को 3 दिन के प्रेशर कुकर बंद कर रखा हो, फिर उसका ढक्कन तुम्हारे मुंह पर खोल दिया हो। मेरी आंखें तुरंत चलने लगी, मेरा पेट फट गया। ब्रेकफास्ट मैंने अभी खाया था वो लगभग वापस बाहर आने वाला था। होली, ये तो बहुत घिनौना है। मैंने मुड़कर पीछे उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा जो मेरे ठीक पीछे बाहर आने की तैयार थी। अंदर ही रहो, अभी बाहर मत आना, पहले अपनी नाक बंद करो। हमारे पास रियल मास्क तो नहीं थे, पर हमने अपनी पुरानी टी शर्ट फाड़ कर उनकी स्ट्रिप से अपनी चेहरे पर
हंसके की तरह बांध लिया। उन्होंने ना के बराबर हेल्प की। हंसते और उल्टी रोकते हुए मैंने अपनी शॉटगन पकड़ी और धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकला। इन सूरज की रोशनी में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मेरी नजर कल के अवध के सीन पर पड़ी, और हालांकि मैं किसी बुरी चीज की उम्मीद कर रहा था, जो मैंने देखा ने मेरे सर की किन में जोरियां पैदा कर। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड में जहां उस बेबी बोर की पेस्टिसाइड वाली लाश पड़ी थी, वो वहां नहीं थी। तो वहां से खींचा नहीं गया था, वो कम्प्लीटली गायब थी। वहां बस एक बिखरा हुआ स्केलेटन बचा था, जिसे इतनी सफाई से खाया गया था कि किसी इंडस्ट्रियल डिशवॉशर में धुल कर आया हो। किसी भी हड्डी पर मीट का एक सिंगल फाइबर भी नहीं था। रेंजर्स यकीन से बाहर साफ सुथरे थे। हड्डियों के आसपास की जमीन मरे हुए मच्छरों से हुई थी। हजारों मच्छर, शायद 10,000 मच्छर, मुट्ठी भर साइज के मच्छरों की लाश एक दूसरे के ऊपर एक मोटी लेयर के घेर में। पूरी बॉडी कांप गई। थैंक गॉड कल रात में बाहर नहीं निकला। अगर मैं अंधेरे में बाहर निकलता तो 3 चलने से पहले ही जाइंट मॉस्किटोज का मुझे पूरी तरह चूस कर देता। फिर उसके ठीक सामने वो ऊपर की माँ 3 मंजिल ऊंची भयानक सपने जैसी थी। वो अब भी बुरी हालत में थी। की आधी विशाल बॉडी रात भर में खाई जा चुकी थी। उसका पेट पूरी तरह फाड़ कर खोल दिया गया था और उसके अंदर का मांस एक्सपोज हो रहा था। दर्जनों एलियन लीच थी। हर एक लीच खून पीकर इतनी फूल चुकी थी कि वो एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी हो गई थी। देखकर मेरी स्किन इतनी बुरी तरह क्रॉल करने लगी। मैं फिजिकली पीछे हट गया। उसकी आंखें बुरी तरह बिखरी हुई थी और पीछे का हिस्सा पूरी तरह खोद कर आ लिया गया था। चीज उसके अंदर पीछे से घुसी थी और उसने उसे पूरे अंदर से खोखला कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया के सबसे अग्रेसिव प्रोटोलॉजिस्ट की विजिट रिसीव की हो। एक रात के अंदर उन्होंने एक पूरा मल्टी टन बेबी पिग और 1 टन एडल्ट का आधा हिस्सा खा लिया था। इसके लिए इतनी भूख की जरूरत होगी मेरे समझ से बाहर था। जंगल में आखिर किस तरह के क्रिएचर्स रहते थे, वो सबसे शॉकिंग डिस्कवरी नहीं थी। मेरी नजर पास ही पड़ी ऐसी बॉडीज पर लॉक हो गई जिन्हें मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। 3 अजीब क्रिएचर्स मेरे हुए। वो उस सुअर जितने बड़े नहीं थे, शायद अर्थ की किसी गाय या घोड़े के साइज के बराबर होंगे। उनकी अपीयरेंस एब्सोल्युटली पागल करने वाली थी। की बॉडीज फाइन ब्लू ग्रे पंखों से ढकी हुई थी और एक थिक और फुल पूंछ थी। उनके पीछे के पैर मस्कुलर थे और स्पीड के लिए बने थे। के आगे के हाथ छोटे थे पर उनके एंड्स पर कर्व्ड दंती के शेप जैसे नाखून थे, जो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए डिजाइन किए गए थे। मौत के बाद उनके मुंह आधे खुले हुए लटक रहे थे। इसमें से आरी जैसे दांत की रोज दिख रही थी। तो छोटी आरी जैसे लग रहे थे। क्या ये पंख वाले डायनासोर्स हैं? मेरे पैरों के लो से लेकर मेरे पेट तक एक ठंडी लहर दौड़ उठी। उनके कलर्स और अलग कुछ डिटेल्स थी, पर उनकी बॉडी और शेप बिल्कुल पहचानने लायक था। मैंने चाइल्डहुड में डायनासोर म्यूजियम में बिल्कुल एग्जैक्ट वही यह देखी थी। रैप्टर्स जैसे लग रहे थे, छोटे प्रेडेटर डायनासोर किस्म के जो झुंड में शिकार करते हैं और उन कर्व्ड टो क्लॉज को इतने शिकार को फाड़ने के लिए करते हैं। ने धीरे धीरे अपना सर उठाया और हमारे आसपास के जंगल को कम्प्लीटली नई आंखों से देखा। वो एक्सट्रीमली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो जाइंट प्लांट्स जैसे पेड़ थे, मान को छूते हुए वो कोलोसल जैसे ट्रीज, और अब मेरे पैरों में पड़े हुए एक्चुअल डायनासोर की लाशें। ये एकदम टेरिफाइंग था। मेरे दिमाग में साफ हो गया, ये प्लेनेट एक प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड है। हम जुरासिक एरा में आ गए हैं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, उन लीचीज के पास से केयरफुली कदम बढ़ाते हुए चलकर उन डेड रैप्टर्स में से के पास आ गया। मैंने उसे अपने बूट से किक किया, हार्ड और स्टिफ, डेफिनेटली मरा हुआ था। उसका मुंह डार्क ब्लड से सना हुआ था और उसकी बॉडी के ठीक नीचे सूखी हुई उल्टी का एक गड्ढा था। इमीडिएटली समझ गया, एक किस्मत डायनासोर का कल रात की स्कैवेंजर पार्टी में हिस्सा लेना। उस बेबी बोर को खाया था, वही बेबी बोर जिसका अर्थ का फाइनेस्ट एग्रीकल्चर पॉइजन भरा हुआ था। पॉइजन ने उन्हें अंदर से मार दिया था। इस साइड डायनासोर्स पर भी काम करता है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरे चेहरे पर वो हंसी मर चुकी थी। एक खौफनाक ख्याल ने आकर ले ली। 3 डेड रैप्टर्स को घूरा। ये क्लियरली वेनिल्स थे, तरह बड़े नहीं हुए थे, यंग वंस, बेबीज थे। वेट अ सेकंड, ये भी शायद किसी के बच्चे हैं, है ना? प्लेनेट पर चीजें कैसे काम करती हैं, इसका बेस। पर कुछ ही दिनों पहले मैंने एक बेबी बोर को मारा था। उसकी माँ ने हमारे खिलाफ 3 दिन तक वॉर ऑफ टेरर छेड़ दी थी और अब मैंने एक्सीडेंटली बेबी डायनासोर्स के एक पूरे झुंड को जहर देकर मार दिया। पैटर्न बहुत ही ऑब्वियस और हॉरिफाइंग था। क्या बाहर कोई टीरेक्स किस साइज का पेरेंट इस वक्त अपना स्कोर सेटल करने के लिए वापस आएगा? शॉटगन की ग्रिप पर मेरे हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। मैंने पागलों की तरह ट्री लाइन को स्कैन किया, हाफ एक्सपेक्ट करते हुए कि किसी भी सेकंड उस झाड़ियों से एक मैसिव
डायनासोर का सर फाड़ कर बाहर आएगा। एक शॉटगन वर्सेस एक फुल ग्रोन टीरेक्स, वो मैथ मेरे फ्लेवर में बिल्कुल वर्स्ट आउट नहीं थी। बाहर नहीं रुक सकते, मैं खुद को उस डर से फोर्सफुली रोका और अपना अटेंशन वापस उस चीज पर फोकस किया जो सबसे ज्यादा मैटर करती थी, बचा हुआ मीट। रात भर में उसका आधा खाए हुए शरीर के बावजूद उस मदर बोर की अभी भी करने वाली हद से भी ज्यादा विशाल थी। उस जानवर ने, वो मेगा पर जिंदा होने पर 3 मंजिल ऊंची थी। जमीन पर लेटी हुई भी उसका ही 3 से 4 मीटर चौड़ा था। बॉडी 20 मीटर से ज्यादा लंबी स्ट्रेच हो चुकी थी, बिल्कुल किसी गिरी हुई कोयल की द्वार की तरह है। के बगल में खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बीच पर समुंदर से आने वाली वेल के सामने खड़ा एक कोई छोटा बच्चा हूँ। यहाँ जो बचा हुआ मीट है वो अभी भी हजारों किलो में है, प्योर प्रोटीन। के अंदर डर और लालच की जंग चल रही थी और लालच जीत गया। फॉर्चून फेवर्स बोल्ड। लोग भूखे ही मरते हैं, सिर्फ किस्मत वाले जीतते हैं, चाहे कोई टीरेक्स ही क्यों ना हो। पहले जितना हो सके उतना मीट अंदर ले जाऊंगा। मैं अंदर लड़कियों को बुलाने के लिए जाने ही वाला था कि मेरी नजर उस बॉडी पर बने सिर्फ बाइट पर पड़ी। कटा हुआ मांस लटक रहा था, हड्डियां पूरी तरह पे टूटी हुई थी। जिस भी चीज ने से काटा था उसने उस बोर को इनक्रेडिबली मोटे किन और डेंस हड्डियों को से चीर दिया था जैसे वो कुछ भी नहीं हो। मेरे ऊपर एक ठंडा एहसास चढ़ गया। इस सुअर की स्किन इतनी सख्त थी कि मेरे शॉटगन का स्लग सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि मैंने उसकी आंख में फायर किया था। नॉर्मल शिकारी इस आर्मर को चीर नहीं सकते थे, पर किसी चीज ने एक ही रात के अंदर इसको ऐसे फाड़ दिया और इसका 1000 किलो का मांस खा लिया था। मैंने हमारे आसपास के शांत दिखने वाले जंगल को देखा। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। रात जिसने भी इसको खाया था वो शायद इस सुअर जितना ही बड़ा होगा या शायद उससे भी बड़ा। वो गिनती में एक से ज्यादा थे। ये प्लेनेट सिर्फ एक डायनासोर वर्ल्ड नहीं था, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी 3 स्टोरी बोर में डिस्ट्रक्शन के भगवान जैसी लग रही थी। वो फूड चेन का एकदम बॉटम थी। पिछले 3 दिन से उससे डर रहे थे, पर इस दुनिया के रियल एपेक्स कारी वो बस से एक और नाश्ता थी। हम चींटियां हैं, हम लिटरली चींटियां हैं जो गलती से किसी मॉन्स्टर के घोंसले में कर गिर गई हैं। मैंने उस डर को वापस अपने पेट में धकेला और केव की एंट्रेंस की तरफ मुड़ा। सूली सुयाओ, चाकू उठाओ और जल्दी बाहर आओ। चाहे वो डायनासोर्स हो या मॉन्स्टर्स, हमें इसके पेरेंट्स के आने से पहले इसमें से जितना हो सके उतना मीट काटना होगा। इतना उठा सकते हो सब ले लो। मैंने अपनी पूरी ताकत से स्प्लिटिंग एक्स उस बोर की स्किन पर मारी। कुल्हाड़ी उसकी स्किन से ऐसे चलकर वापस आई जैसे मैंने किसी ट्रक के टायर पर किया हो। उस रिकॉइल ने लगभग मेरे हाथ से वो कुल्हाड़ी छीन ली थी। मेरी हथेलियां पूरी तरह झंझनाने लगी। चीज इतनी हार्ड कैसे है? मैं घूमकर वहां जहां एवेंजर्स ने लाश को फाड़ा था और मैंने उसके एक्सपोज्ड क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखा तो मैंने देखा उसमें मेरा खून जम गया था। खुरदरे काले बालों के ठीक नीचे चर्बी की एक मोटी लेयर थी, फिर एक डेंस आउटर स्किन और उसके बाद एक डेंसर इनर स्किन। मैंने खाल की टोटल थिकनेस मेजर की, फैट को छोड़कर ही ये आधा मीटर मोटी थी। आधा मीटर का नेचुरल लॉजिकल आर्मर। सुअर अपनी पूरी जिंदगी में एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर घूम रही थी। मैं अपनी पीठ पर बंदी शॉटगन को हुआ और ठंडे पसीने में भीग गया। मैं इस गन को लेकर ऐसे घूम रहा था जैसे मैं कोई बड़ा बॉस हूँ, पर अब मुझे रियलाइज हो गया है कि अगर उस बोर ने मंड में आकर अपनी आंख एक मेरे बैरल के सामने नहीं की होती, मैं अपनी पूरी मैगजीन उसकी बॉडी में खाली कर देता, पर फील तक नहीं होता। बस होता तो एक हल्की सी खुजली। मैं उस मांस के पहाड़ को घूरता रहा, सैकड़ों टन प्रीमियम प्रोटीन, और मैं उसमें से एक सिंगल पीस भी नहीं निकाल पा रहा था। साड़ी उस आर्मर के आगे बेकार थी। तभी पास से सुयाओं ने मुझे आवाज दी। वो उस बेबी बोर के कंकाल के पास घुटनों के बल बैठी थी, किसी भारी और सफेद चीज का खींचने की कोशिश कर रही थी। वो एक दांत था, एक डायनासोर का दांत जो कल रात फीडिंग वजह से टूट गया हो, वहां गिर गया हो। भाई वो किसी अडल्ट आदमी के फोरआर्म जितना मोटा था, लगभग आधा मीटर लंबा, हाथी के दांत जैसा सफेद, जिसके दोनों तरफ अड़ी जैसे कांटे बने हुए थे। मैंने वो उसके हाथों से ले लिया। ये हैरानी के तक भारी था, छूने पर गर्म था, हड्डी की पैर ठंडा नहीं था। मैंने उसकी शार्पनेस चेक करने के लिए अपनी उंगली का टिप उसके एज के पास किया। उसकी एज को छूते ही मुझे एक जनाहट फील हुई, बिल्कुल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरह। मैंने नीचे देखा, मेरी उंगली से एक कट के थ्रू खून निकल रहा था। हालांकि मैंने एक्चुअली उस ब्लेड को टच तक नहीं किया था। इस चीज के अंदर स्वॉर्ड एनर्जी है, पर एक सुपर नेचुरली शार्प दांत होने के बावजूद मेरे पास डायनासोर जैसी पाने की ताकत थोड़ी ना थी। ये सच में उस हाफ मीटर पिक के आर्मर को फाड़ेगा? मैंने ब्लो टॉर्च से उसे साफ किया। नीली आंख के नीचे बहुत ही अजीब सी चीज हुई। इनमें से काला पड़ने या चटकने की जगह उस दांत ने फायर को एब्जॉर्ब कर लिया। उसका डल सरफेस अब क्रिस्टलाइन और ट्रांसलूसेंट हो गई। उसकी आरी जैसे एज के फेंट रेड शिमर्स एक साथ ग्लो करने लगे थे। ये कोई नॉर्मल बोन नहीं थी, ये कोई बायोलॉजिकल धातु है जो ऑर्डिनरी फ्लैश और ब्लड के तरह है। मैंने उसकी जड़ पर एक कपड़ा लपेटकर हैंडल बनाया
चलकर उस बोर के पास गया और अपनी पूरी ताकत से उस दांत को नीचे की स्किन पर मारा। डीजल जैसे ही उस दांत ने पिग की स्किन को टच किया, किसी चीज ने जैसे जलने की आवाज की। वो आर्मर हाइड जिसने मेरी स्प्लिटिंग एक्स को दूर फेंक दिया था, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सिंपली पिघल गई थी। मुझे जीरो रेजिस्टेंस फील हुआ, मेरा हाथ सीधा अंदर तक धंस गया। इससे पहले कि मुझे पता चलता, वो पूरा आधा मीटर तक अंदर उस पिग के आर्मर के अंदर तक चला गया था। एक लेजेंडरी वेपन है, इस ड्रैगन टूथ ने आर्मर पियर्सिंग प्रॉपर्टी बिल्ट इन है। ये ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक जेंटल ड्रैग और ये किसी भी चीज को काट देगा। सुयाओ, तुम मेरी एक लकी स्टार हो। मैंने दांत नीचे रखा और सुयाओ को एक जोर से भालू वाला हक दिया, अपना मेकशिफ्ट मास्क नीचे किया और उसके गंदे पर बहुत क्यूट चेहरे पर एक बिग किस दे दी। उसने अपने गाल ढक लिए, उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ चांद जैसी हो गई थी। वो इतना चौड़ा मुस्कुरा रही थी कि जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। साइड में खड़ी सूली एक शायदली खट्टी एक्सप्रेशन के साथ हमें देख रही थी। साफ बता सकता था कि वो इस बात से चिड़ी हुई थी कि मुझ तक हेल्प पहुंचाने में उसकी इडियट बहन ने बाजी मार ली थी। ड्रैगन टूथ के साथ आखिरकार असली बूचरिंग शुरू हो चुकी थी। एक मास्टर बूचर बन चुका था। वो ब्लेड मास्क के बीच से नाच रहा था, विशाल लाश में उस प्राइम पोर्क शोल्डर और टेंडरलियन के ब्यूटीफुल कट्स लगा रहा था। ये अभी भी थका देने वाला था, पर कुल्हाड़ी के यूजलेस बाउंस होने के कंपैरिजन में ये एक चमत्कार से कम नहीं था। जल्दी करो लेडीज, जमीन पर लीचीज और मॉस्किटोज से बचकर रहे और पत्थरों की दरारों में पैर मत रखना, वहाँ जाइंट कान खजूरे और स्कॉर्पियंस हो सकते हैं। सूली और सुयाओ ने मेरे साथ मिलकर कड़ी मेहनत की। दोनों ने एक दरवाजे जितने बड़े कुत्ते को पकड़े हुए था जिसमें हमने मीट स्ट्रिप से लोड कर दिया था। वो लाश और गुफा के बीच एक मेहनती लिटिल एंट्स की तरह भाग दौड़ कर रही थी। हमने पूरा दिन काम किया। हम तीनों के काम शुरू करने से लेकर सूरज के ढलने तक से पहले कि हम कम्प्लीटली स्टॉप हुए। हमारी ताकत और बॉडीज के बावजूद हम इतने थक चुके थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुड़कर उस विशाल सुअर के कारकस को देखा तो हमारे इतने पूरे दिन के एफर्ट से भी हम सिर्फ उसके पीठ में एक छोटा सा डेंट बना पाए। हजारों किलो टोटल मीट के आगे हमारे कुछ हजार पाउंड्स की हार्वेस्ट समुद्र में से एक बूंद जैसी लग रही थी। बहुत बड़ा है ये, सिंपली ज्यादा ही बड़ा है। मैं अपने माथे से पसीना पहुंचा। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन और हैरानी दोनों थी। मैं रुकना ही था। अंधेरा होते ही और जहरीले क्रीचर्स एक्टिव हो जाते। उनके पास हमें काम कर कर सुसाइड नहीं करनी। सुबह तक स्कैवेंजर्स इसमें से बचा हुआ जो भी हिस्सा है वो सब खा लेंगे। इतनी बर्बादी है। हमने खुद को खींचकर वापस अंदर लिया और एंट्रेंस को सील कर दिया। मैंने एक टैक्टिकल फ्लैशलाइट क्लिक ऑन की और उसे छत की तरफ पॉइंट किया। तो नजारा हमने देखा, उसने हमारे अंदर का हर एक हाउंस थकान दूर कर। केव की फ्लैट स्टोन सरफेसेस पूरी तरह वोल्ड बापर के मीट से भरी हुई थी। रेड और व्हाइट मार्बल्ड ब्यूटीफुली टेक्सचर्ड मीट जो उस फ्लैशलाइट की मीम के नीचे से चमक रहा था जैसे क्रिम्सन कारपेट। रोज लगी हूँ हजारों पाउंड्स का प्रीमियम कट्स। सिर्फ आज की मेहनत से। हवा कच्चे मांस की स्मेल से थिक थी, पर उन 3 लोगों के लिए जिन्होंने रियल स्टारवेशन देखी थी, स्मेल दुनिया की सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्मेल लग रही। वाओ, इतना सारा मीट। सुयाओ पूरे परम आनंद के साथ मेन पर गिरते हुए बोली, अरे उस मीट होल को घूरते हुए, अगर हम नया साल आते तक इसे खाते रहे तो भी इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। वहां बैठ गया, पर मेरी स्माइल फेड हो गई क्योंकि एक नई प्रॉब्लम आ गई थी। ये केव नमी से भरी थी ना प्रिजर्वेशन। हजारों पाउंड्स कच्चा मांस 2-3 दिनों में सड़ जाएगा और जहरीला हो जाएगा। हमें इसे स्मोक या सुखाना पड़ेगा, लेकिन हमारा अल्कोहल फ्यूल इतने सारे मीट को स्मोक करने के लिए काफी नहीं था। और केव के अंदर लकड़ी जलाने का मतलब था कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मोक के बीच रहना, जो सीधा सुसाइड था। मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। अगर मैं अंदर आग नहीं जला सकता तो मैं बाहर आग लगा दूंगा। हमारे आसपास की पहाड़ी सूखी डालियां और डेड लीव से ढकी हुई थी। क्या हो अगर मैं इस पूरे एरिया में आग लगा दूं? इसके बारे में जितना सोच रहा था ये उतना ही ज्यादा सेंस बना रहा था। एक कंट्रोल्ड बर्न एक साथ कई पर्पसेस सोल्व कर सकती थी। हीट पत्थरों के थ्रू ट्रेवल करेगी और केव के अंदर रखे मीट को ड्राई करने में हेल्प करेगी। अगर बाहर पड़ी उन सड़ी हुई लाशों से कोई राख बन जाएंगी और वो प्रेडेटर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। ये उन जहरीले कान खजूरे, जाइंट स्पाइडर्स और पत्थरों में छोटे छोटे कीड़ों को भी मार देंगी और ये फॉरेस्ट का एक वाइल्ड एरिया क्लियर कर देंगी। इससे हमें फार्मिंग के लिए ओपन ग्राउंड मिल जाएगा। आने वाले खतरों के खिलाफ बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। रिस्क तो बहुत ज्यादा था, पर हमारी केव पहाड़ के बहुत अंदर थी। हीट से हटने के लिए हमारे पास इनफ स्पेस थी। अगर हमने एंट्रेंस को सील कर दिया तो मोटे पत्थर हमें प्रोटेक्ट करेंगे। मैं उन 2 थकी हुई लड़कियों को देख रहा था और डिसाइड किया कि आज रात ये प्लान मैं अपने तक ही रखूंगा।
कल सुबह मैं पहले केव के और डीप सेक्शंस को एक्सप्लोर करने के जाऊंगा। अगर मैंने उन्हें अभी बता दिया तो वो कभी सो नहीं पाएंगी। इन भाई तुम पूरे खून में सने हुए हो। सूली की आवाज ने मुझे वापस खींचा। मैंने नीचे देखा, मेरी टैक्टिकल जैकेट डार्क रेड हो चुकी थी, पूरे दिन मांस काटने की वजह से। सुअर का खून मेरे पूरे भीगे हुए शरीर तक पहुंच चुका था, स्टिंकी, रैक और डिस्कस्टिंग। मैंने वो जैकेट उतार दी और मेरी अपर बॉडी बाहर दिखने लगी। खून और मिट्टी मेरी छाती पर लगा हुआ था। हिलो मत। सूली ने एक कपड़ा भीगा हुआ था वो लेकर आई और हमारे बचे कुछ पानी से उस कपड़े को भिगोया था। मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ। उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट और जेंटल थी, इससे पहले कि मैं रिफ्यूज कर पाता। तू या एक दूसरा कपड़ा लेकर आई। मैं भी। इन बाय बिग ब्रदर ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। उन दोनों ने मुझे घेर लिया, एक आगे फ्रंट की तरफ और एक पीछे। सूली मेरे पीछे घुटनों के बल बैठ गई और वो ठंडा गीला कपड़ा मेरे जलती हुई पीठ पर दबा दिया। मुझे धीरे धीरे केयरफुली साफ कर रही थी, जैसे वो किसी बहुत कीमती चीज को हैंडल कर रही हो। वो मेरे सामने झुकी थी, पूरी तरह कंसंट्रेट करते हुए चेहरे और छाती से खून साफ कर रही थी। ये पूरी तरह शांत थी। वहाँ सिर्फ एक गीले कपड़े का ऊपर मुंह होने का सॉफ्ट साउंड आ रहा था। दिन भर की थकावट उनकी फेंट महक से मिक्स हो रही थी, कभी कभी होने वाली उन इलेक्ट्रिक झंझनाहट के साथ जब उनकी फिंगर टिप्स गलती से मेरे नंगे स्किन को ब्रश कर देती थी। तो कुछ मिलकर एक ऐसा मूवमेंट बना रहा था, डेंजरसली इंटिमिडेटिंग था, गर्म और स्वीट था। मैं उन दोनों के बीच बैठा था, बार बार अपने थूक को निगल रहा था, अपनी पल्स को तेज होते हुए फील कर रहा था। सूली के बालों को आगे गिरते हुए देख रहा था। वो आगे झुकी थी, तू याओ की सीरियस और फोकस्ड आंखें देख रहा था। वो अपना काम कर रही थी। ठीक है, सब साफ हो गया। सूली ने अपने हाथ वापस खींचे। उस डिम लाइट में भी उसके गालों पर फैलते हुए पिंक ब्लश को देख सकता था। चलो सोते हैं। मेरे आवाज मेरे इरादे से थोड़ी ज्यादा टफ थी। मैं उन जाइंट लीव्स के बेड पर लेट गया जो हमने अरेंज किया था और मैंने उन दोनों लड़कियों को पुल करते हुए अपनी बाहों में ले लिया। तो गाइस, लूमोस मानवरी गैप पर ये सीरीज यहीं तक अपलोड हुई है। इसका आगे का पार्ट आएगा, मैं इसी अंदाज में डब करके आपको ओरिजिनल साउंड में प्रोवाइड कर दूं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, गुड बाय।